हेलो क्लास। तो परमाणु संरचना का आज अपन लेक्चर नंबर 12 देख रहे हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है ना। तो परमाणु संरचना में लास्ट क्लास में अपन बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं, है ना, बोहर का परमाणविक मॉडल। और उसमें अपन ने ऊर्जा के बारे में बात करी है, ऊर्जा, ठीक है। यानी किसी भी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो ज्ञात करना अपन ने सीखा था। बोहर से रिलेटेड गणनाएं अपन देख रहे हैं कि बोहर ने कौन कौन सी गणनाएं देकर अपने परमाणुिक मॉडल को जो है वो समझाने की कोशिश करी। तो उसी में बोहर, किसी भी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है, उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो किसी बोहर कक्षा में, किसी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया था कि कोई भी बोहर कक्षा है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा अपन को ज्ञात करनी कि भाई पहली कक्षा में ऊर्जा कितनी है, दूसरे में कितनी है, तीसरे में कितनी है। ये चीज कैलकुलेट करने के लिए एक तो अपने पास होती है भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब बोहर की जितनी भी कैलकुलेशन अपन ने की थी वो किस पर बेस्ड थी, दो इसकी जो पॉस्टुलेट थी, mv² इज इक्वल टू kz² r, जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस थी उन पर बेस्ड है। दूसरी अपने पास है mvr इज इक्वल टू nh/2π, इनसे ही तो अपन ने किया था सब कुछ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kze²r, ठीक है। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, k(q1q2)r, ठीक है। तो यहां से अपन ने इसको माइनस kze²r, ये पोटेंशियल एनर्जी आई। और टोटल एनर्जी कितनी आई थी, माइनस हाफ kze²r, ये टोटल एनर्जी का अपने पास क्या बना था, एक्सप्रेशन बना था, ठीक है। यहां आर की वैल्यू पुट करी थी तो अपन ने जो है वो एनर्जी का जो फाइनल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, -13.6 इंटू Z²/n², ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है। एनर्जी जो है किसी भी बोहर कक्षा में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, कोई भी बोहर कक्षा हो, है ना, एन जो है वो यहाँ पर कौन सी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो एन है। जेड जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर परमाणु क्रमांक है, आप किस परमाणु के लिए निकालना चाहते हो, हाइड्रोजन के लिए, He+ के लिए, आप Li+2 के लिए, किसके लिए निकालना चाहते हो, तो ये परमाणु क्रमांक है। जब इससे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, एक परमाणु के लिए आएगी, इस चीज को ध्यान में रखें। तो किसी भी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने का सूत्र हो गया। फिर मैंने एक चीज यहां पर आपको बताई थी कि हाइड्रोजन के लिए 1 से लेके 5 तक के जो एनर्जी लेवल है उनकी ऊर्जा आपको ध्यान में रखनी है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इनकी ऊर्जाएं आपको ध्यान में रखनी है। पहले की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6, दूसरे की एनर्जी कितनी होती है, 3.4, तीसरे की -1.51, चौथे की जो है -8.5 और इसकी माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो 1 से लेके 5 तक की एनर्जीज आपको डायरेक्टली याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, ठीक है, इसकी भी बात अपन करेंगे। इसके अलावा यहां से एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। पहले की ऊर्जा -13.6 है, पांचवे की ऊर्जा माइनस का 0.54 है, तो एनर्जी जो है वो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी जो है, एनर्जी ये स्टेबिलिटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर एनर्जी ज्यादा होती है किसी सिस्टम की तो वहां पर स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नाभिक से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। अगर मैं अनंत पर चला जाऊं, अनंत पर जाने का मतलब यह है कि आपने एन का मान कितना रख दिया, अनंत रख दिया, और एन का मान अगर यहां अनंत रखोगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज, अनंत का मतलब मैं आपको बता देता हूं। अनंत का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बार बार आएगा अपने काम में कि भाई इलेक्ट्रॉन को अनंत पर भेज दिया जाए, इलेक्ट्रॉन अनंत पर चला जाए। तो ये अनंत का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, तो ध्यान से देखना जरा कि ये अपने पास क्या है, नाभिक, ये इसके जो भी कक्षाएं हैं वो है, और ये अनंतवी कक्षा है। एन की वैल्यू जो है 1 2 3 4, और ये कौन सी है, अनंतवी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अनंत की तरफ जाओगे, इसकी एनर्जी कितनी है, अनंत की एनर्जी 0 है, ठीक है। तो अनंत का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो अपना इलेक्ट्रॉन यहां है, तो यहां नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ आकर्षण बल है, ठीक। मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कुछ आकर्षण बल है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाओगे वैसे वैसे आकर्षण जो है वो इलेक्ट्रॉन का लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो अनंत जो है वो नाभिक से वो दूरी होती है जहां इलेक्ट्रॉन का ये आकर्षण जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। बात क्लियर है।
अनंत क्या है? अनंत एक्चुअल में नाभिक से वो दूरी है जहां इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कितना हो जाए, 0 हो जाए, उस दूरी को अपन बोलते हैं अनंत। किसी परमाणु के लिए दूरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अनंत का मतलब जो है वो क्या होगा कि नाभिक से वो दूरी जब नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे जैसे आप अनंत की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 1 से लेके 5 तक की एनर्जी मैंने आपको याद करवाई। क्लियर है बात? यहां से जो है वो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो तुलना करने वाला क्वेश्चन आए, दो एनर्जीज की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है, तो तुलना करने वाला क्वेश्चन अगर आता है तो मैं क्या बोलूंगा, E1 बाई, अच्छा एनर्जी जो है वो Z² बाई n² की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, माइनस तो ही है, तो माइनस Z² बाई n² के प्रोपोर्शनल होगी। तो E1 बाई E2, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं Z1² अपॉन Z2², नीचे अपने पास आएगा n1² और ऊपर जाएगा n2²। तो अगर तुलना करने वाला क्वेश्चन आता है तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तुलना करने वाला क्वेश्चन कैसा, जैसा अपन ने त्रिज्या में किया था, जैसा अपन ने वेग में किया था, एग्जाम्पल देखे थे, अभी अपन एनर्जी से संबंधित एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज ये अपन ने सारी बातें कर ली एनर्जी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि भैया क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैंने हाइड्रोजन के लिए 1 से लेके 5 तक की एनर्जी तो कैलकुलेट करवाई दी थी लास्ट क्लास में। तो अब देखना जरा, जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई He+ की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है ना। अब दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है ना। ध्यान से देखना कि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो एनर्जी जो है वो फॉर्मूला अपने पास -13.6 Z² बाई n², ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब एनर्जी के इस फॉर्मूले में मेरे को दो चीजें पुट करनी है, एक तो n की वैल्यू, एक z की वैल्यू, ठीक है। तो z की जो वैल्यू है He+ के लिए कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम 2, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू देखना द्वितीय कक्षा में, तो द्वितीय कक्षा में n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो E = -13.6 Z² बाई n², तो 4/4 कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किसमें आ गई है, He+ की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूं Li+2 की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें Li+2 की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो E = वही -13.6 Z² बाई n²। क्लियर? तो Z की वैल्यू जो है इस बार कितनी हो जाएगी, 3, n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो अब देखना जरा, E = आया -13.6, ये आया 9/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक ये डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि चलो करना तो पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि एक चीज कि 13.6/4 ये अपन ने ऑलरेडी याद कर रखा है। कैसे याद कर रखा है, हाइड्रोजन के लिए जो चीज Li+2 की द्वितीय कक्षा में पूछी है, तो हाइड्रोजन की द्वितीय कक्षा में ऊर्जा कितनी होती है, तो इसलिए -13.6 हाइड्रोजन के लिए निकालूंगा तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 1/n², तो n² कितना, 4। तो ये अपन ने याद कर रखा है ऑलरेडी, कितना होता है, 3.4, ठीक है। तो ये चीज अपन ने पहले से कैलकुलेट करी हुई है कि 13.6/4 कितना होता है, 3.4 होता है। क्लियर है बात? तो देखना जरा, अब इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी, 3.4, तो खाली मल्टीप्लाई कर दो, क्या 3.4 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 9। तो यहां ये जो 1 से लेके 5 तक मैंने याद करवाई आपको, वो इसीलिए ताकि अपन जो है वो एक छोटी सी कैलकुलेशन से बच जाए, अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा एग्जाम में बच जाए। इसके लिए आपको जो है यहां पर केवल एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि यहां डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए 1 से लेके 5 तक मैंने आपको याद करवाई है, ठीक है। अब एक चीज और कि जनरली जो है आप कहोगे सर फिर तो 6, 7, 8 इनके लिए भी पूछ सकता है। जनरली एग्जाम में जो है वो 1 से लेके 5 तक ही आती है, इससे ज्यादा की एनर्जी नहीं आती है। अनंत की एनर्जी अगर पूछता है तो वो तो 0 होती है,
ठीक है ना। तो इससे ज्यादा की एनर्जी नहीं पूछता है, इसलिए मैंने आपको 1 से लेके 5 तक ही याद करवाई है। तो अब यहां जो है वो डायरेक्टली ये तो कैंसिल हो रहा था, तो 13.6, ठीक है ना, तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी। फिर देखो, अगर आपको Li+2 की तृतीय कक्षा में एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आएगा, Li+2 की तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूछे, तो ध्यान से देखना जरा, E = 13.69 अपॉन तृतीय कक्षा में पूछा तो n की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कैंसिल हो गया, कितना आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में ऊर्जा, कंसेप्ट क्या है इधर देखना, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में ऊर्जा E1 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, -13.6 आया। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, हीलियम की द्वितीय कक्षा में ऊर्जा, तो हीलियम की द्वितीय कक्षा में ऊर्जा कितनी आई, वही -13.6, ठीक है। तो हीलियम की द्वितीय कक्षा में ऊर्जा He+ की द्वितीय कक्षा में ऊर्जा, फिर लिथियम की तृतीय कक्षा में ऊर्जा -13.6, तो लिथियम की तृतीय कक्षा में ऊर्जा Li+2, ठीक है। इसके बाद बेरिलियम आएगा तो E4 ऑफ Be+3, ठीक है। ये लगातार आगे से आगे चलता जाएगा। अगर आप बेरिलियम की चौथी कक्षा में ऊर्जा निकालोगे तो भी कितना आएगा -13.6 आएगा। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखा है, स्टेज सेकंड है, ठीक है ना। स्टेज सेकंड का शायद 13th या 14th क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली तो याद नहीं है मेरे को, देख लेना आप। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन का कंसेप्ट यहां पर निकल के आता है कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा की ऊर्जा हीलियम की दूसरी कक्षा की ऊर्जा के बराबर है, और लिथियम की तीसरी कक्षा की ऊर्जा और बेरिलियम की चौथी कक्षा की ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आप चाहो तो निकाल के चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए बात को। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी के रिगार्डिंग एक तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपसे पूछ सकता है। फिर थोड़ा सा और आगे अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना जरा, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे उससे डील करनी है। तो देखो जरा, क्वेश्चन आपका, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भैया यदि Li+2 की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा E है, तो He+ की तृतीय कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दिया है कि भाई Li+2 की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा E है, तो He+ की तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर He+ की तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछिए, तो ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, -1.51 मल्टीप्लाइड बाई Z², LOG ऊर्जा आ गई 9, 4 और 13.6, ठीक है। तो ये Li+2 की He+ की तीसरी कक्षा की ऊर्जा आ गई अपने पास कितनी, 13.6, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया, 9 से दूसरी कक्षा की तीसरी कक्षा की ऊर्जा Z² से मल्टीप्लाई करना था अपन को, सॉरी, Z² से मल्टीप्लाई करना था, तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये उत्तर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने आपको एनर्जी तो पूछी है, लेकिन वो एनर्जी किसके सापेक्ष पूछी है, वो Li+2 की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा के सापेक्ष पूछी है। यानी आंसर में जो 4 ऑप्शन मिलेंगे अपन को, उसमें E की टर्म में आंसर होगा, E के पदों में आपको उत्तर देना है, ना कि आपको 6.04 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो E के पदों में उत्तर क्या होगा, यानी ये कंपेयर करवाने की कोशिश कर रहा है आपसे कि Li+2 की द्वितीय कक्षा में ऊर्जा E है, तो He+ की तृतीय कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। कंपैरिजन करवाना चाहता है आपको दो चीजों का, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन के लिए आपको रिलेशन ध्यान में रखना पड़ेगा या रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है भैया, -13.6 Z² बाई n², ये अपने पास एनर्जी होती है। हाँ, अब यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है Z² बाई n² के, तो फ्रॉम हियर E1 बाई E2 इज इक्वल टू Z1² बाई Z2², और ये मल्टीप्लाइड n1² और ऊपर चला जाएगा n2²। समझ गए बात को। तो अब देखना जरा, यहां पर अपन को केवल क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इस फॉर्मूले में वैल्यू अगर पुट करेंगे तो देखो
Li+2 की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा E है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा कि E1 जो है उसको मैं बोल देता हूं E, ठीक है, यानी E1 की वैल्यू आपको E दे रखी है। अब E क्या है? Li+2 की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा। तो Z1 जो है वो Li+2 के लिए कितना ले लूं? 3 ले लूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और द्वितीय कक्षा का मतलब N1 की वैल्यू कितनी लूंगा? 2। क्लियर है? ऐसे ही E2 जो है वो कैलकुलेट करनी है। E2 किसके लिए? He+ के लिए, ठीक है। और Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z2 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? तृतीय कक्षा यानी 3, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो E1 की वैल्यू तो है E, E2 मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। Z1 की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। Z2 की वैल्यू कितनी है? Z2 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। N1 की वैल्यू कितनी है? N1 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और N2 की वैल्यू कितनी है? N2 की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9। खत्म। तो ये कितना आएगा? ये लो 81/16। क्लियर है? तो यहां से E2 जो है जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 16E/81। ये आएगा अपने पास E2 का आंसर। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर E की टर्म में ये होगा। तो जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो, तो ये बार बार बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं कि भाई जब भी आपको दो चीजों का कंपैरिजन करना हो, कंपेयर करना हो दो चीजों को, ठीक है ना, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे जो है वो एनर्जी हो, जब भी कंपैरिजन वाला सवाल आएगा तो आपको क्या करना, उन दोनों चीजों को रेशियो में ले लेना है, अनुपात में ले लो, अनुपात में लेकर उसके बाद ही आपको उसको सॉल्व करना है। समझ गए बात को? ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखना जरा और देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि He+ की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा E है तो इसकी चतुर्थ कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कहां है कि भाई पहले आपको दो अलग अलग परमाणु दे दिए, एक तो Li+2 दे दिया, एक He+, और यहां जो है वो केवल एक ही परमाणु He+, यानी He+ की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा को आपको He+ की ही चतुर्थ कक्षा की ऊर्जा के साथ कंपेयर करना है। कंपेरिजन वाला क्वेश्चन जब भी आए तो अपन तो क्या करेंगे, अनुपात का ध्यान में रखेंगे, Z²/N², तो लिखूंगा E1/E2 = Z1²/Z2², और यहां पर आ जाएगा N1², ऊपर चला जाएगा N2²। अब यहां देखना, क्योंकि एक ही परमाणु के लिए दोनों चीज पूछ रहा है आपको, तो Z तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दिस केस E1/E2 = N2²/N1²। बस N1 और N2 को पहचानना है। तो देख लो जरा, E1 को जो है वो मैं बोल रहा हूं E, E2 जो है वो मेरे को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। N1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, N1 की वैल्यू द्वितीय कक्षा की ऊर्जा है तो N1 की वैल्यू 2, और N2 की वैल्यू चतुर्थ कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इन दिस केस E1/E2, है ना, E1 की जगह तो E रख देता हूं, E2 = N2² कितना 16, और N1² कितना हो जाएगा 4, ये 4, तो E2 = कितना हो गया, E/4। खत्म। ठीक है। अब यहां पर जो है वो कुछ भी दे सकता है भाई। ये एनर्जी जो है, ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर एनर्जी जो है वो घट रही है बढ़ रही है। यहां अगर -E देता तो माइनस आ जाता साथ में, वो कुछ भी आ सकता है। जो भी क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना, अपन को वो पुट करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एनर्जी से पूछ सकता है। ठीक, एक छोटा सा कंसेप्ट देखो, होता क्या है कि भाई जैसे हाइड्रोजन में अपन बात करें तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और ये पांचवी कक्षा हाइड्रोजन के लिए। ठीक है ना। तो -13.6, दूसरे की ऊर्जा कितनी 3.4, 3.4, इसकी 1.51, इसकी हो गई 0.85 और इसकी हो गई 0.54। क्लियर? ठीक है। तो अगर अपन देखें इन दोनों का जो ऊर्जा अंतराल है ये कितना है, ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, मतलब पहले और दूसरे का ऊर्जा अंतराल कितना है 10.2। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों का ऊर्जा अंतराल देखूं यानी दूसरे और तीसरे का, तो देखना जरा 3.4 और 1.5, ये कितना आएगा 9,
ठीक है, ये 13 में से 5 गया कितना 8, 1.89, 1.89। ठीक, अगर मैं इन दोनों का ऊर्जा अंतराल देखूं, ठीक है, तो देखना जरा 1.51 और ये 0.85, ठीक है, ये कितना आएगा 6, 14 में से 0.66, ठीक है, तो ये आया ऑलमोस्ट 0.66, ठीक है। यानी एक चीज नोटिस करो कि जैसे जैसे अपन जो है वो न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो कैसे कि भाई E2 माइनस E1 कितना आया, E2 माइनस E1 कितना आया 10.2, ठीक है, फिर E3 माइनस E2, तो E3 माइनस E2 कितना आया 1.89, ठीक है, फिर E4 माइनस E3 ये कितना आया 0.66, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही E5 माइनस E4 करोगे तो एक चीज देखना, जैसे जैसे आप जो है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो दो एनर्जी लेवल, दो कक्षाओं के बीच का जो ये ऊर्जा का अंतराल है, समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे मैं नाभिक से दूर जाऊंगा तो दो कक्षाओं के बीच का ये जो ऊर्जा का अंतराल है, ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये क्या होगा, लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, समझ गए। तो ये हाइड्रोजन के लिए अगर अपन निकाल रहे हैं तो किसी भी बाकी जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सबके लिए लागू हो सकता है। जो हाइड्रोजन के लिए लागू होगा वो बाकी की सारी एकल प्रजातियां जो है, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, ध्यान से फोकस आपका क्लास पे होना चाहिए, ठीक है, माना कि मोबाइल में और बहुत सारी चीजें होती है लेकिन क्लास में ध्यान बना रहना चाहिए। तो इधर देखें, ठीक है, तो देखो E2 माइनस E1 किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए, ये भी आपका क्वेश्चन है स्टेज सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 16 या 17 के आसपास होगा, ठीक है ना, देख लेना। तो किसी भी एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए, किसी भी एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसके लिए E1 माइनस E2 माइनस E1, ठीक है, फिर आया अपने पास E3 माइनस E2, फिर आया अपने पास E4 माइनस E3, फिर आया अपने पास E5 माइनस E4, ये लगातार आगे से आगे चलता जाएगा। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे ये जो एनर्जी गैप है लगातार क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा। समझ गए बात को, किसी भी एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। एनर्जी से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, पिछली क्लास में मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बताए थे कि कहां स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है ना, कि जो एनर्जी के रिलेशन वाले क्वेश्चन है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट होती है, टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है ना, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, है ना। तो ये जितने भी रिलेशन है यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई Li+2 की, ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया Li+2 की तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई Li+2 की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब भाई Li+2 की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी, कोई नहीं, आप तो टोटल एनर्जी ही निकालो। रिलेशन अपना क्या होता है कि भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, नेगेटिव। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, और टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो चेक कर लो Li+2 की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हाँ, तो E इज इक्वल टू, अच्छा आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है 1.51 इंटू Z² कितना 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी होगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म बात, ये क्लियर है बात। तो आपको कुछ भी पूछे, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, चाहे टोटल एनर्जी पूछे, कुछ भी पूछे, आपको जो है वो फॉर्मूला यही ध्यान में रखना है, कौन सा 13.6 इंटू Z²/n²। हो सकता है कि कई बार आपको एनर्जी जूल में पूछ लेगा, तो जूल में पूछ ले, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये छोटा सा कन्वर्जन है, ये ध्यान में रख लो, ठीक है। किलो जूल में पूछे तो किलो जूल में पूछने के लिए, किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो तो किलो जूल में आ जाएगी। एक मोल के लिए पूछ ले, हाँ ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो एनर्जी अपन निकाल रहे हैं ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, एक परमाणु के लिए ऊर्जा निकाली जाती है ये। ठीक, अगर आपको पूछ ले कि प्रति मोल के लिए एनर्जी क्या होगी, तो मोल वर्ड का मीनिंग पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको एक मोल के लिए पूछे, तो एक मोल के लिए पूछे तो आपको 6.02 गुणा 10 की घात 23 इससे गुणा कर देना है। इसको अवगाद्रो संख्या बोलते हैं। एक मोल के लिए जब भी पूछेगा तो जो भी एनर्जी एक परमाणु के लिए आएगी उसको इससे गुणा कर दो, इससे गुणा करते ही आपके पास जो भी डेटा आएगा वो एक मोल के लिए आ जाएगा। क्लियर है बात? मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई इससे गुणा कर दोगे अवगाद्रो संख्या से, तो जो भी डेटा आएगा वो एक मोल के लिए आएगा। समझ गए? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जरा, अब अपना जो अगला टॉपिक है वो एनर्जी से संबंधित ही है। ठीक है, और एनर्जी से रिलेटेड कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, और ये आपको ध्यान में रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनर्जी से रिलेटेड जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने देखे वैसे क्वेश्चन आते ही है। बाकी ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इन डेफिनेशन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही। ये डेफिनेशन किसी भी क्वेश्चन को और बढ़िया बना देती है। किसी क्वेश्चन में इन डेफिनेशन को बार बार काम में लिया जाता है। ठीक है ना, तो जो डेफिनेशन बता रहा हूं एनर्जी से संबंधित, उन पर फोकस करें। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, देखो एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ जो है बेसिक सी डेफिनेशन है। सबसे पहले अपने पास है जिसको अपन बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब ये जो मैं मूल ऊर्जा स्तर पहली डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में भी आपको सारी की सारी ये जो टर्म है ये डायरेक्टली ध्यान में रखनी है ना। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, शॉर्ट में बोलूंगा जीएस। ठीक, ग्राउंड स्टेट। अब देखना जरा कि जो मूल ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट है, ये क्या होता है? जीएस इसको बोलेंगे। देखो, मूल ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है? ऊर्जा स्तर का मतलब होता है कक्षा से। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा, कक्षा का मतलब क्लास नहीं है कि भाई 11वीं क्लास 12वीं क्लास, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर, वो नहीं है। ऊर्जा स्तर कक्षा, कक्षा परमाणु संरचना में जब मैं कक्षा बोलूं तो समझ जाना ऊर्जा स्तर की बात चल रही है, यानी पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी बात चल रही है। तो मूल ऊर्जा स्तर का मतलब होता है कि वह ऊर्जा स्तर, वह ऊर्जा स्तर जहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्या? दोबारा, वह ऊर्जा स्तर जहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल, अच्छा एक चीज, एनर्जी और स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी, इन दोनों का रिलेशन तो अपन को पता ही है। कैसा रिलेशन होता है? दोनों इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। एनर्जी अगर ज्यादा है तो वहां स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को स्टेबिलिटी से रिलेट करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वह ऊर्जा स्तर, वह ऊर्जा स्तर जहां इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व क्या होगा? भाई बोलो जरा, स्थायित्व क्या होना चाहिए? अगर ऊर्जा न्यूनतम है तो स्थायित्व क्या होगा? अधिकतम। तो अधिकतम होता है। समझे बात को? कि वह ऊर्जा स्तर जहां इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व क्या होगा? अधिकतम होगा। वह ऊर्जा स्तर जहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होगी तो वहां अपने आप स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। ठीक, अब ध्यान रखना क्योंकि अपन बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं और पहले भी बात कर चुका हूं कि बोहर मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल जो है वो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी ऐसी प्रजातियां जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए ही बोहर मॉडल लागू होता है। ठीक है, जैसे अपने पास हाइड्रोजन हो गया, जैसे He+ हाइड्रोजन, Li+2, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इन सब पर बोहर मॉडल लागू हो सकता है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो वहां बोहर मॉडल की बात नहीं करेंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ध्यान से, जो अपने पास प्रथम ऊर्जा स्तर है n=1 है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति में, इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति
या प्रजातियों में, ठीक है, जो n इक्वल टू 1 है ना, n इक्वल टू 1 यानी प्रथम कक्षा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, हमेशा न्यूनतम होगी। कि जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। बहुत बार बताया है, हाइड्रोजन के लिए पहले की ऊर्जा -13.6, अनंत की ऊर्जा 0, तो -13.6 से अनंत की तरफ 0 की तरफ चल रहे हैं, तो एनर्जी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में n इक्वल टू 1 की ऊर्जा जो है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है। तो इसलिए जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उनमें n इक्वल टू 1 को ही अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। समझ गए बात को, कि एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में जब भी अपन ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, जब भी अपन मूल ऊर्जा स्तर की बात करेंगे, जब भी न्यूनतम ऊर्जा स्तर की बात करेंगे, तो n इक्वल टू 1 को ही अपन क्या बोलते हैं भैया, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, न्यूनतम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूनतम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन हमेशा n इक्वल टू 1 में चक्कर लगाएगा। यही रीजन है कि जितने भी एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं उनमें इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रथम कक्षा में ही चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब आज के बाद में जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आए ग्राउंड स्टेट या मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है, बहुत क्वेश्चनों में आएगा। अभी आगे जब एनर्जी के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों में ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला मूल ऊर्जा स्तर, तो मूल ऊर्जा स्तर जब भी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना n इक्वल टू 1 की बात चल रही है, प्रथम कक्षा की बात चल रही है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया क्या, ग्राउंड स्टेट या मूल ऊर्जा स्तर। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, देखो जरा। तो मूल ऊर्जा स्तर का मतलब n इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है दूसरी, उत्तेजित अवस्था, ठीक है, उत्तेजित अवस्था। इसको जो है वो अपन बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। शॉर्ट में इसको मैं बोल दूंगा ES। बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, उत्तेजित अवस्था, ठीक है, ध्यान से। मूल ऊर्जा स्तर का मतलब n इक्वल टू 1, उत्तेजित अवस्था n बराबर 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर बाकी की सभी कक्षाएं, सभी कक्षाएं उत्तेजित अवस्था होती है। समझ गए बात, क्या, n बराबर 1 को छोड़कर बाकी जितनी भी कक्षाएं हैं सारी की सारी क्या होती है, उत्तेजित अवस्था होती है। n बराबर 1 को छोड़ दो, बाकी सारी कक्षाएं क्या होगी, उत्तेजित अवस्था होगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको। यहां से भाई ये नाभिक, नाभिक में ये अपने पास n इक्वल टू 1, ठीक है। n इक्वल टू 1 को क्या बोला, एक बार बोल दो जरा, GS। GS बोले तो ग्राउंड स्टेट, बोले तो मुख्य ऊर्जा स्तर। n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 अनंत तक जितनी भी हो सके लेके चले जाओ। n इक्वल टू 1 को छोड़कर ये बाकी की सारी क्या होगी, ES होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी, उत्तेजित अवस्थाएं होगी, ठीक है। n इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट, और बाकी जितने भी n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी है, ठीक है, अनंत तक, वो सारी की सारी क्या है, उत्तेजित अवस्थाएं हैं, ठीक। अब ये चीज ध्यान में रखना कि पहले का नाम तो बोल दिया मैंने क्या, ग्राउंड स्टेट, तो दूसरी को अगर पर्टिकुलर, दूसरी उत्तेजित अवस्था तो है, दूसरी कक्षा एक उत्तेजित अवस्था है, तीसरी कक्षा भी एक उत्तेजित अवस्था है, चौथी कक्षा भी उत्तेजित अवस्था है। लेकिन अगर मैं इन उत्तेजित अवस्थाओं को कोई नाम दूं तो क्या नाम बोल सकता हूं, देखना जरा, कि n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको मैं बोलूंगा प्रथम उत्तेजित अवस्था। समझने की कोशिश करना, n बराबर 2 का मतलब क्या है, प्रथम उत्तेजित अवस्था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहली बार उत्तेजित हुआ है तो इसलिए इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलेंगे। n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट, अब जब n इक्वल टू 2 में चले गए, इलेक्ट्रॉन पहली बार उत्तेजित हुआ इसलिए इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलेंगे। n इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी बार उत्तेजित हुआ है ना।
आप बोलो कि सर n इक्वल टू 3 है तो तीसरी बार उत्तेजित, ना तीसरी बार उत्तेजित नहीं हुआ है। हाँ, पहली बार उत्तेजित होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में है, दूसरी बार n इक्वल टू 3, तो ये जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आगे से आगे लगातार चलता जाएगा। ठीक है, यानी देखना जरा, समझने की कोशिश करना। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था का मतलब ग्राउंड स्टेट को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी जितनी भी कक्षाएं हैं सबको क्या बोलूंगा, उत्तेजित अवस्था बोलूंगा, एक्साइटेड स्टेट बोलूंगा। ठीक, फिर देखो बाकी की सारी एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब n इक्वल टू 2 यानी n2, n2 जो है इसको मैंने क्या बोला, प्रथम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n2 को प्रथम बार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 में है तो ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 में है तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है तो उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में है तो उसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो n इक्वल टू 5 में है, कोड ले लेते हैं, n इक्वल टू 5 में है तो उसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी एक चीज, एक रिलेशन देखना कि जिस भी कक्षा में है, अगर आपको कक्षा संख्या दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है और आपको उत्तेजित अवस्था पूछ ले, तब क्या करोगे, एक कम कर दो, वो उत्तेजित अवस्था हो जाएगी। ठीक है, कि जैसे प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब या तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उत्तेजित अवस्था कौन सी, दूसरी, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी, तीसरी, पांचवी कक्षा में तो उत्तेजित अवस्था चौथी, आठवीं कक्षा में है तो उत्तेजित अवस्था सातवीं। ठीक है, 10वीं कक्षा में उत्तेजित अवस्था नौवीं। तो अगर कक्षा संख्या दी है, ठीक है, क्या करोगे, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था बराबर कक्षा संख्या, कक्षा संख्या माइनस 1। क्लियर है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, कोई भी कक्षा संख्या दे रखी है और आपको उत्तेजित अवस्था पूछी है, ठीक है, तो एक कम कर दो, और अगर कक्षा संख्या निकालनी हो और उत्तेजित अवस्था दे रखी है तो उत्तेजित अवस्था प्लस 1। ठीक है, कक्षा संख्या निकालनी हो तो उत्तेजित अवस्था प्लस 1। नीचे वाला, ऊपर वाला भले ही आपको समझ में नहीं आया, नीचे वाला आपको समझना पड़ेगा, नीचे वाला ही ज्यादातर क्वेश्चनों में काम में आएगा, कि आपको बोलेगा कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो पांचवी उत्तेजित अवस्था में है, तो पांचवी उत्तेजित अवस्था का मतलब हो गया n इक्वल टू 6, यानी इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा में है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी उत्तेजित अवस्था में है, तो तीसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब हो गया कक्षा संख्या कौन सी, 4। जो भी उत्तेजित अवस्था दे रखी है उसमें एक ऐड कर दो, कक्षा संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि मैं कहता हूं कि प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब n इक्वल टू, तो देखो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब उत्तेजित अवस्था रखो प्लस कक्षा संख्या कितनी आ गई, 2। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, बार बार क्वेश्चनों में काम में आएंगे। ये जो वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, पहली दूसरी डेफिनेशन, ग्राउंड स्टेट और उत्तेजित अवस्था। अगर मैं कहता हूं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरी उत्तेजित अवस्था से मूल ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो इसका मतलब समझा सकते हो, ध्यान से सुनना। मैंने स्टेटमेंट बोला है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी उत्तेजित अवस्था से मूल ऊर्जा स्तर में जंप कर रहा है। तीसरी उत्तेजित अवस्था से कहां आया, मूल ऊर्जा स्तर में, इसका मतलब है तीसरी उत्तेजित अवस्था, इसका मतलब कक्षा संख्या कौन सी, चौथी, यानी चौथी कक्षा से मूल ऊर्जा स्तर का मतलब कक्षा संख्या कौन सी, 1, यानी चौथी से कहां आया है, पहली में आया है। ये इस लाइन का मतलब है। तो इस तरह की बहुत सारी लाइनें आगे आपको क्वेश्चनों में बार बार देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोहर मॉडल में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कहीं से बनते हैं, तो वो है एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको उत्तेजित अवस्था दे रखी है, कक्षा संख्या पूछी है, तो एक क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। बोलना मेरे साथ, प्रथम उत्तेजित अवस्था n बराबर 2, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, चौथी उत्तेजित अवस्था n बराबर 5, ठीक, सेवंथ एक्साइटेड स्टेट n बराबर 8, ठीक है, 12वीं उत्तेजित अवस्था n बराबर 13, 15वीं उत्तेजित अवस्था n बराबर 15वीं उत्तेजित अवस्था n बराबर 16। ठीक है, क्लियर है बात, समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ये कक्षा संख्या, किसी भी उत्तेजित अवस्था से कक्षा संख्या निकालना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उत्तेजित अवस्था,
होगी। नेक्स्ट है अपने पास 3 नंबर, उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अपन ये जितने भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो एक्साइटेड, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटेशन, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्लियर? एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या होती है? उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव। उत्तेजित अवस्था आपने समझ ली, तो ये इसी से रिलेटेड है। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, ये जो वर्ड उत्तेजन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तेजन का मतलब क्या होता है भाई? उत्तेजन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भेजना। ठीक है, जैसे ये अपने पास है, ठीक है, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और ये n इक्वल टू 5। ठीक है, कोई भी परमाणु हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन के जैसा कोई भी परमाणु है, मैं जब भी बोलूं हाइड्रोजन के जैसा परमाणु, इसका मतलब समझ जाना मैं उस परमाणु की बात कर रहा हूं जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, क्योंकि बोर मॉडल जो है वो एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, पानी पी लेता हूं। हाँ, तो देखो, उत्तेजन वर्ड का मीनिंग अपन समझ रहे हैं। उत्तेजन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, n इक्वल टू 1 में है। ठीक है, अब एक चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन तो अपने आप तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा नहीं, ना अपने आप ऊर्जा का अवशोषण करेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है, बोर मॉडल में अपन ने यही तो पढ़ा है कि जो रदरफोर्ड की कमी थी, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, कि भाई एक चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो बोहर मॉडल जो है वो इस कमी को क्या करता है? दूर करता है। बोहर ने कहा था कि भाई चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा न उत्सर्जन करेगा, लेकिन अपने आप तो नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करो, इस इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर क्या कर दो, एनर्जी दे दो। ठीक है, आपने जबरदस्ती ऊर्जा दे दी। ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में होता है ये बताओ मेरे को, है ना? ऊर्जा का लेन देन किस रूप में चलता है? हमेशा याद करो प्लांक क्वांटम सिद्धांत, ऊर्जा का जो आदान प्रदान, ऊर्जा का जो लेना देना होता है वो हमेशा फोटोन के रूप में होता है। ठीक है, यानी अगर आप ऊर्जा दे रहे हो तो इसको क्या देना? आपको फोटोन देना है। फोटोन का मतलब ऊर्जा। कितनी ऊर्जा होती है एक फोटोन की? E इक्वल टू एच न्यू, ये एक फोटोन की ऊर्जा होती है। तो आपने इसको क्या दिया? फोटोन दिया, और ये जैसे ही फोटोन को ग्रहण करेगा तो किसी ना किसी ऊपर वाली कक्षा में क्या हो जाएगा? जंप कर जाएगा। जैसे ही फोटोन लेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, इसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ते ही ये जो है वो जितनी भी ऊर्जा उसकी इसकी बढ़ती है, मान लो पहले कितनी है? 13.6 है, दूसरे की कितनी? 3.4। ठीक है, तो इसने जो फोटोन लिया है वो इन दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर है। अगर आप इसको क्या करो, फोटोन दो, और इसकी ऊर्जा जो है वो 3.4 हो जाए तो ये दूसरे में चला जाएगा। इसकी ऊर्जा जो है वो 1.51 हो जाए तो ये तीसरी में चला जाएगा। इसकी ऊर्जा जो है वो 0.85 हो जाए तो ये चौथी में चला जाएगा। ऊर्जा जो है 0.54 हो जाए तो ये पांचवी में चला जाएगा। जितनी भी ऊर्जा इसकी होती है फोटोन को अवशोषित करने के बाद में, ये उसी कक्षा में चला जाता है। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजन का मतलब देखो, उत्तेजन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाना? उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होना। कैसे होता है? तो भैया फोटोन को अवशोषित करके ये स्थानांतरित होता है। क्लियर है बात? समझ रहे हो? ये फोटोन को अवशोषित करेगा, बाद में ये उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होगा। तो उत्तेजन का मतलब होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ स्थानांतरित होना। ठीक, तो देखना, उत्तेजन विभव का मतलब अब समझने की कोशिश करेंगे अपन। तो दो अपने पास कंडीशन है, पहले इसको समझो कि
अपन ने ये कहा है कि भाई साहब ये नाभिक, ठीक है, मान लो ये अपने पास E1 है, ये E2 है, यानी ये N1 है कोई, ये N2 है। N1 की ऊर्जा जो है वो E1 है और N2 की ऊर्जा कितनी है, E2 है। ठीक है, यहां बेचारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था और आपने इसको छेड़ दिया। कैसे छेड़ दिया, इसको आपने फोटोन दे दिया। ठीक, और फोटोन जैसे ही दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गया भैया उत्तेजित। उत्तेजित होकर कहां चला गया, N2 में चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितनी ऊर्जा का फोटोन मैंने इसको दिया होगा कि ये उछलकर ऊपर चला गया। तो ध्यान रखना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन जिन भी दो कक्षाओं के बीच में हो रहा है, उन दोनों कक्षाओं के ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन आपको देना पड़ेगा। क्या, दोबारा सुनो, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन जिन भी दो कक्षाओं के बीच में हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन का, एक वर्ड ले रहा हूं काम में, संक्रमण। ध्यान से, एक तो उत्तेजन है, एक संक्रमण है। ठीक है, उत्तेजन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, एक भाई हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे भी आ जाए। ठीक है, तो इसको जो है उत्तेजन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने को बोलते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन का हिंदी मीनिंग मुझे याद नहीं है। वी उत्तेजन आप बोल सकते हो एक तरीके से, है ना, जैसे नीचे से ऊपर जाना एक्साइटेशन, ऊपर से नीचे आना डी एक्साइटेशन। और संक्रमण वर्ड जो है वो दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है ना, यानी संक्रमण में आप क्या समझोगे कि नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे, यानी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जिन दो कक्षाओं के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो फोटोन आप दे रहे हो, ठीक है, उसकी ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, दोनों के ऊर्जा अंतरालों के बराबर। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन, ये समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉन जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो फोटोन अवशोषित करेगा। आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को जब भी नीचे से ऊपर भेजोगे ऊर्जा देनी पड़ेगी, फोटोन अवशोषित करेगा। तो यहां मैं बोलता हूं अवशोषित फोटोन की ऊर्जा, ये बहुत काम की चीज है भाई, आगे भी आएगी। अवशोषित फोटोन की ऊर्जा बोलो कितनी होगी, दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर। E1 और E2 में से ज्यादा कौन सा होगा, ये बताओ, E1 और E2 में से ज्यादा कौन सा होगा। नाभिक से दूर जैसे जैसे जाओगे ऊर्जा लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो E1 और E2 में से ज्यादा कौन सा होगा, E2। तो अवशोषित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, E2 माइनस E1, दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर। इस एनर्जी का फोटोन दोगे तो N1 से कहां चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, N2 में चला जाएगा। क्लियर है बात, ये तो अवशोषित फोटोन। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी अवशोषित करके जाएगा, फोटोन अवशोषित करके जाएगा, और अवशोषित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर। इसका उल्टा देखते हैं, देखो जरा, इसका उल्टा काम करते हैं कि मान लो E1 है, ये E2 है, ये N1 की ऊर्जा है, ये N2 की ऊर्जा है। अपना इलेक्ट्रॉन भैया E2 में है, इस बार इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 में है, और N2 से कहां आ रहा है, N1 में आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका उल्टा काम, तो ऊपर से नीचे जब आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, जितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर गया है, उतनी एनर्जी इसको वापस से रिलीज करनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो फोटोन को क्या करेगा भाई, फोटोन को एमिट करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो ही ये नीचे आ पाएगा। और कितनी ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करेगा, तो दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर। तो यहां मैं बोलूंगा उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर E2 माइनस E1। वही डिफरेंस क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ध्यान से, जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो फोटोन क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक, और जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। कितनी अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, तो जिन भी दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो क्या, जिन भी दो ऊर्जा स्तरों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो रहा है उतनी ही ऊर्जा क्या करेगा, उन दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर की ऊर्जा या तो अवशोषित करेगा या उसको उत्सर्जित करेगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन वर्ड का मीनिंग अपन ने समझ लिया। अब क्या होता है उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव, इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये चीज मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। एक चीज ध्यान रखिए, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाए, मैं जो बोल रहा हूं एनसीईआरटी को 100% फॉलो करे भैया। एनसीईआरटी जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उतनी एनसीईआरटी आपने, उम्मीद करता हूं आप साथ साथ पढ़ रहे हो, हर क्लास में बोलता हूं, इस पे भी बोल रहा हूं कि भाई एनसीईआरटी को आप साथ साथ पढ़ते जाएं, ठीक है ना। और उसमें कोई भी डाउट हो
तो आपको आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करेगी सीएलसी, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर अभी डाउट रह गया तो वो आगे भी डाउट ही रहेगा ना, तो उसको दूर करना बहुत जरूरी है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो देखो, उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखना कि ये अपने पास कोई परमाणु है, नाभिक, ये पहली कक्षा हो गई मान लो, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपना यहां है, ठीक है, इसको क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट बोला था, ठीक। ये क्या हो गई, n=2। अच्छा, n=2 का मतलब उत्तेजित अवस्था कौन सी है, इससे पहले वाला उत्तेजित अवस्था, n=2 का मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये एक्साइटेड स्टेट सेकंड, ये एक्साइटेड स्टेट थर्ड, ठीक है। तो मैं उत्तेजन ऊर्जा की बात कर रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कहां से कहां उत्तेजित करना है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, मूल ऊर्जा स्तर से किसी उत्तेजित अवस्था, किसी भी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है बात? वापस से देखो जरा, क्या इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से आपको कहां भेजना है, किसी भी उत्तेजित अवस्था तक भेज दो। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जो है वो प्रथम उत्तेजित अवस्था तक भेज दो, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से दूसरे में भेज दो, तीसरी उत्तेजित अवस्था में भेज दो। तो एक इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा स्तर से किसी भी उत्तेजित अवस्था तक भेजने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर है बात? ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अगर प्रथम उत्तेजित अवस्था तक भेजोगे तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को जब पहली बार उत्तेजित करवा रहे हो ना, तो जितनी ऊर्जा दोगे उसको बोलेंगे प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। कि प्रथम अगर आप उत्तेजित अवस्था में भेज रहे हो तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में भेज रहे हो तो इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड में भेज रहे हो तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, यानी जिस भी उत्तेजित अवस्था में आप भेज रहे हो उत्तेजन ऊर्जा का वो ही नाम हो जाएगा। यानी मैं अगर बोलता हूं कि फर्स्ट, है ना, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेज रहे हो, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजूंगा, मूल ऊर्जा स्तर से भेजना है। और प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मतलब है मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजोगे, यानी कहां, N2 में। ठीक, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां भेजोगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी N3 में भेजोगे। ठीक, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजोगे, मूल ऊर्जा स्तर से थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n=4। और भाई आपको पूछ लिया फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी कितनी, तो ध्यान से देखो जरा, ये अपने पास E1, ये E2, ठीक है। तो ध्यान से, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन पहली और दूसरे के बीच में स्थानांतरित हो रहा है, कितनी एनर्जी होगी, ये अवशोषित एनर्जी होगी या रिलीज एनर्जी होगी, अवशोषित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। जब भी नीचे से ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही नीचे से ऊपर जाएगा। कितनी एनर्जी, अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 2 में जा रहा है, दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर, यानी क्या लिखूंगा भैया, E2 - E1। ठीक, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में जा रहा है, यानी कितनी ऊर्जा, E3 - E1। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन 1 से 4 में जा रहा है, यानी क्या बोलूंगा, E4 - E1। एक रिलेशन बन रहा है, मैं कहता हूं एनवी उत्तेजित ऊर्जा, एनवी एक्साइटेशन एनर्जी, बोलो एनवी एक्साइटेशन एनर्जी का मान क्या होगा, देखो पहली का मान E2 - E1, दूसरी का मान E3 - E1, तीसरी का मान E4 - E1। तो एनवी का मतलब क्या हो गया, यहां देखना जरा, En+1 - E1, यानी आपको जिस भी उत्तेजन ऊर्जा के बारे में बोला है उसमें एक ऐड कर दो,
एक जोड़ते ही आपको यह पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को आपको कौन सी कक्षा में भेजना है, और उस कक्षा की ऊर्जा में से प्रथम कक्षा की ऊर्जा को क्या कर दो, घटा दो, तो आपके पास Nv उत्तेजन ऊर्जा आ जाएगी। बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, क्या करोगे, जिस भी उत्तेजन ऊर्जा बोला है, जो भी उत्तेजन ऊर्जा आपको बोली है, Nv बोली है, तो N+1 माइनस E1। ठीक, तो ये अपने पास है उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन। अच्छा, ऊर्जा हो गई, ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर यहां पर आपको विभव पूछ ले किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो केवल आपको इकाई देखनी है वोल्ट, यानी जिस ऑप्शन में केवल वोल्ट लगा है ना, विभव का मतलब आपको इतना वोल्टेज लगाना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास हो गया क्या, उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव। क्लियर है बात? इसके आगे दो डेफिनेशन और है अपने पास। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर कहीं कोई डाउट है तो व्हाट्सएप के जरिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, या वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके दोबारा उसको देखें, बार बार देखें, मेरी बातों को ध्यान से सुने। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान दे इसको, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन होगा। और यहां के बाद में जो दो डेफिनेशन है और इनसे क्वेश्चन कैसे, इनको क्वेश्चन में कैसे काम में लेना है, इन सब की बात अपन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।